ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 2। ओलिवर ट्विस्ट की बढ़ती उम्र शिक्षा और देखभाल के बारे में बताता है। अगले 8 या 10 महीनों तक ओलिवर धोखाधड़ी और छल का शिकार रहा। उसे हाथ से पाला गया था। भूख और गरीबी की स्थिति में एक अनाथ बच्चे के बारे में वर्कहाउस अधिकारियों ने पंचायत अधिकारियों को जानकारी दी। पंचायत अधिकारियों ने सम्मानपूर्वक वर्कहाउस अधिकारियों से पूछा कि क्या उस समय घर में कोई महिला नहीं थी जो ओलिवर ट्विस्ट को वह सांत्वना और पोषण दे सके जिसकी उसे जरूरत थी। वर्कहाउस अधिकारियों ने विनम्रता से उत्तर दिया कि ऐसी कोई महिला नहीं थी। इसके बाद पंचायत अधिकारियों ने उदारता और मानवता दिखाते हुए फैसला किया कि ओलिवर को फार्म किया जाए, या यूं कहें कि उसे लगभग 3 मील दूर एक शाखा वर्कहाउस भेजा जाए, जहां 20 या 30 अन्य छोटे अपराधी जो गरीब कानूनों का उल्लंघन कर चुके थे, दिन भर फर्श पर लुढ़कते रहते थे, बिना ज्यादा खाना या कपड़ों की असुविधा के, एक बुजुर्ग महिला की देखरेख में, जो इन बच्चों को 7 पेंस आधे पैसे प्रति सप्ताह प्रति बच्चे के हिसाब से पालती थी। 7 पेंस आधे पैसे प्रति सप्ताह एक बच्चे के लिए पर्याप्त खाना होता है। इतने में काफी कुछ मिल सकता है जिससे बच्चे का पेट भर जाए और वह असहज हो जाए। वह बुजुर्ग महिला ज्ञान और अनुभव वाली थी। उसे पता था कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है, और उसे बहुत अच्छी तरह से यह भी पता था कि उसके खुद के लिए क्या अच्छा है। इसलिए उसने साप्ताहिक राशि का अधिकांश हिस्सा खुद के लिए इस्तेमाल किया और बाकी के लिए बच्चों को जो थोड़ा भोजन दिया गया था उसे और कम कर दिया। हर कोई उस दार्शनिक की कहानी जानता है जिसने यह सिद्धांत दिया था कि घोड़ा बिना खाए रह सकता है, और उसने इसे इतनी अच्छी तरह से साबित किया कि उसने अपने घोड़े को केवल एक तिनके पर जीवित रखा। लेकिन दुर्भाग्य से घोड़ा मर गया जब उसे हवा के पहले अच्छे भोजन की जरूरत थी। ओलिवर ट्विस्ट की देखभाल करने वाली महिला की इस प्रणाली का भी यही हाल हुआ। जब बच्चा सबसे कम भोजन पर जीवित रहने में कामयाब हो जाता तो 8 में से 10 मामलों में या तो वह ठंड और भूख से बीमार हो जाता, या लापरवाही से आग में गिर जाता, या दुर्घटनावश आधा दम घुट जाता। इनमें से किसी भी मामले में वह बेचारा बच्चा दूसरी दुनिया में चला जाता और उन बापों से मिल जाता जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं था। कभी कभी जब किसी बच्चे की लापरवाही से मृत्यु हो जाती, जैसे बिस्तर के नीचे दब जाना या गलती से धोने के समय जल जाना, हालांकि धोना वहां कभी कभार ही होता था, तो पंचायत के लोग परेशान करने वाले सवाल पूछने लगते या शिकायत पर हस्ताक्षर कर देते। लेकिन इन समस्याओं को जल्दी ही सुलझा लिया जाता था, डॉक्टर और चौकीदार की गवाही से, जिसमें डॉक्टर हमेशा कहता कि उसने शरीर खोला और अंदर कुछ भी नहीं पाया, और चौकीदार हमेशा वही शपथ लेता जो पंचायत चाहती थी। इसके अलावा बोर्ड समय समय पर फार्म का निरीक्षण करने आता था और चौकीदार को एक दिन पहले भेजता था यह बताने के लिए कि वे आ रहे हैं। जब वे आते तो बच्चे साफ और स्वच्छ दिखाई देते, और क्या चाहिए लोगों को। यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इस तरह के पालन पोषण से कोई बहुत ही अद्भुत या शानदार परिणाम निकलेंगे। ओलिवर ट्विस्ट का 9वां जन्मदिन उसे एक पीला और दुबला बच्चा बना हुआ मिला, जिसकी लंबाई कम थी और शरीर भी पतला था। लेकिन प्रकृति या पैतृक गुणों ने ओलिवर के दिल में एक मजबूत आत्मा रोप दी थी। उसे पूरी तरह से फैलने का बहुत अवसर मिला था। इसके लिए वहां की सीमित भोजन व्यवस्था को धन्यवाद दिया जा सकता है, और शायद यही कारण था कि वह अपने 9वें जन्मदिन तक पहुंचा। खैर, यह उसका 9वां जन्मदिन था और वह इसे कोयले के तहखाने में मना रहा था, जहां उसके साथ 2 अन्य लड़के भी थे, जिन्हें उसके साथ मार खाने के बाद भूखा होने की जुर्रत करने के लिए बंद कर दिया गया था। तभी अचानक मिसेज मैन, जो उस घर की देखभाल करने वाली महिला थी, को गार्डन गेट पर मिस्टर बम्बल, जो कि बीडल थे, को देखकर हैरानी हुई। हे भगवान!
क्या आप हैं मिस्टर बम्बल? सर, मिसेज मैन ने खिड़की से सिर निकालकर खुशी का नाटक करते हुए कहा। सुसन ओलिवर और उन दो लड़कों को ऊपर ले जाओ और उन्हें तुरंत साफ कर दो। हे मेरे भगवान! मिस्टर बम्बल, आपको देखकर कितना अच्छा लग रहा है। अब मिस्टर बम्बल एक मोटे और क्रोधित व्यक्ति थे, इसलिए इस खुले दिल से स्वागत का उत्तर देने के बजाय उन्होंने छोटे गेट को जोर से झटका दिया और फिर उसे एक ऐसा ठोकर मारी जो केवल एक बीडल ही मार सकता था। अरे सोचिए, मिसेज मैन दौड़ती हुई बाहर आईं, तब तक तीनों लड़कों को हटा दिया गया था। सोचिए कि मैंने यह भूल ही गई थी कि गेट अंदर से बंद है, इन प्यारे बच्चों की वजह से। अंदर आइए सर, कृपया अंदर आइए। मिस्टर बम्बल, आइए सर। हालांकि इस आमंत्रण के साथ उन्होंने एक झुकाव किया जिससे किसी भी चर्च के वार्डन का दिल पिघल सकता था, लेकिन इससे बीडल का गुस्सा कम नहीं हुआ। क्या आपको यह उचित या सही व्यवहार लगता है मिसेज मैन? मिस्टर बम्बल ने अपना डंडा पकड़ते हुए पूछा कि जब हम यहाँ परिश के अनाथों के बारे में परिशीय काम के लिए आए हैं तो आप हमें अपने गार्डन गेट पर इंतजार करवाएं। क्या आपको पता है मिसेज मैन कि आप परिश के प्रतिनिधि और वेतनभोगी हैं? मैं तो बस एक दो प्यारे बच्चों को बता रही थी जो आपको बहुत पसंद करते हैं कि आप आ रहे हैं। मिसेज मैन ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया। मिस्टर बम्बल को अपने भाषण देने की क्षमता और अपनी महत्वता का बहुत एहसास था। उन्होंने इसे प्रदर्शित किया और अपनी महत्वता को साबित भी किया। अब वह थोड़ा ढीला हो गए। अच्छा अच्छा मिसेज मैन, उन्होंने एक शांत स्वर में कहा, जैसा आप कह रही हैं वैसा हो सकता है। आगे चलिए मिसेज मैन, क्योंकि मैं काम से आया हूं और मुझे कुछ कहना है। मिसेज मैन ने बीडल को एक छोटे से कमरे में ले जाया जिसका फर्श ईंट का था, उनके लिए एक सीट रखी और आदरपूर्वक उनके कॉक्ड हैट और छड़ी को उनके सामने टेबल पर रख दिया। मिस्टर बम्बल ने अपने माथे से पसीना पोंछा, कॉक्ड हैट को संतोषपूर्वक देखा और मुस्कराए। हाँ, उन्होंने मुस्कराया। बीडल भी इंसान होते हैं और मिस्टर बम्बल मुस्कराए। अब जो मैं कहने वाली हूँ उससे आप नाराज मत होइए, मिसेज मैन ने मनमोहक मिठास के साथ कहा। आपने लंबा सफर किया है, नहीं तो मैं इसे नहीं कहती। अब क्या आप थोड़ी सी शराब लेंगे मिस्टर बम्बल? एक बूंद भी नहीं। न एक बूंद। मिस्टर बम्बल ने अपने दाहिने हाथ को गरिमापूर्ण लेकिन शांत तरीके से लहराते हुए कहा। मुझे लगता है कि आप लेंगी, मिसेज मैन ने कहा, जिन्होंने मना करने की टोन और साथ का इशारा को नोट किया था। बस थोड़ी सी, थोड़े ठंडे पानी और एक टुकड़ा चीनी के साथ। मिस्टर बम्बल ने खांसा। बस थोड़ी सी, मिसेज मैन ने मनाने के स्वर में कहा। यह क्या है? बीडल ने पूछा। अरे, यह वही है जो मुझे घर में थोड़ा रखना पड़ता है ताकि बीमार बच्चों के डैफी में डाल सकूं, मिस्टर बम्बल, मिसेज मैन ने उत्तर दिया और एक कोने के कैबिनेट से एक बोतल और ग्लास निकालते हुए कहा। यह जिन है। मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, मिस्टर बी। यह जिन है। क्या आप बच्चों को डैफी देती हैं? मिसेज मैन बम्बल ने मिक्सिंग की दिलचस्प प्रक्रिया को देखते हुए पूछा। अरे, उन्हें कितना भी महंगा हो मैं देती हूँ, नर्स ने उत्तर दिया। मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने दुखी नहीं देख सकती, आप जानते हैं। नहीं, मिस्टर बम्बल ने सराहना करते हुए कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप एक मानवतावादी महिला हैं, मिसेज मैन। यहाँ उसने ग्लास को नीचे रखा। मैं इसे बोर्ड को जल्दी ही बताऊंगा, मिसेज मैन। उसने इसे अपनी ओर खींचा। आप एक माँ की तरह महसूस करती हैं, मिसेज मैन। उसने जिन और पानी को हिलाया। मैं आपकी सेहत के लिए खुशी से पीता हूँ, मिसेज मैन, और उसने आधा पी लिया। अब काम की बात, बीडल ने कहा,
एक चमड़े की जेब से बही खाता निकालते हुए। जिस बच्चे को आधा बपतिस्मा मिला था उसका नाम ओलिवर ट्विस्ट है। आज वह 9 साल का हो गया है। भगवान उसे आशीर्वाद दे, मिसेज मैन ने कहा, अपनी एप्रन के कोने से अपने बाएं आंख को पोंछते हुए। और इसके बावजूद 10 पाउंड के इनाम के प्रस्ताव, जो बाद में 20 पाउंड कर दिया गया। इसके बावजूद इस पैरिश की सबसे बड़ी और मैं कह सकता हूं असाधारण मेहनत के बावजूद, बम्बल ने कहा, हम कभी भी यह पता नहीं लगा सके कि उसका पिता कौन है या उसकी मां की स्थिति, नाम या स्थिति क्या थी। मिसेज मैन ने आश्चर्यचकित होकर अपने हाथ ऊपर किए, लेकिन एक पल की सोच के बाद उन्होंने पूछा, फिर उसके पास कोई नाम कैसे है? बीडल ने गर्व से अपनी छाती फैलाई और कहा, मैंने इसका नाम रखा। आप मिस्टर बम्बल? मैं मिसेज मैन। हम अपने बच्चों के नाम वर्णमाला के क्रम में रखते हैं। आखिरी नाम था एस स्वब्बल, मैंने उसे रखा। यह नाम था टी ट्विस्ट, मैंने उसे रखा। अगला नाम होगा अनविन और उसके बाद विल्किंस। मेरे पास नाम तैयार हैं वर्णमाला के अंत तक और फिर जेड तक फिर से। वाह, आप तो एक साहित्यिक व्यक्ति हैं, सर, मिसेज मैन ने कहा। अरे अरे, बीडल ने कहा, स्पष्ट रूप से तारीफ से खुश होते हुए, शायद मैं ऐसा हो सकता हूँ। शायद मैं ऐसा हो सकता हूँ, मिसेज मैन। उसने जिन और पानी खत्म किया और कहा, ओलिवर अब यहाँ रहने के लिए बहुत बड़ा हो गया है। बोर्ड ने तय किया है कि उसे घर में वापस लाना होगा। मैं खुद उसे वहाँ ले जाने आया हूँ। तो मुझे उसे एक बार दिखाइए। मैं उसे तुरंत लाऊंगी, मिसेज मैन ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। ओलिवर, जिसकी चेहरे और हाथों पर जमा गंदगी को अब तक धुला जा चुका था, को उसकी दयालु संरक्षक ने कमरे में लाया। सज्जन को नमस्ते करो, ओलिवर, मिसेज मैन ने कहा। ओलिवर ने एक झुकाव किया, जो बीडल पर और टेबल पर रखे बेत के बीच बांटा गया। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, ओलिवर? मिस्टर बम्बल ने एक गरिमामयी आवाज में कहा। ओलिवर यह कहने ही वाला था कि वह खुशी खुशी किसी के साथ चला जाएगा, जब उसने ऊपर की ओर देखा और मिसेज मैन को देखा, जो बीडल की कुर्सी के पीछे खड़ी थीं और उसकी ओर गुस्से से इशारा कर रही थीं। उसने तुरंत समझ लिया, क्योंकि मुट्ठी उसके शरीर पर कई बार लगी थी और उसकी यादों पर गहरा प्रभाव डाल चुकी थी। क्या वह मेरे साथ जाएगी? गरीब ओलिवर ने पूछा। नहीं, वह नहीं जा सकती, मिस्टर बम्बल ने जवाब दिया। लेकिन वह कभी कभी तुम्हें देखने आएगी। यह बच्चे के लिए बहुत बड़ा सांत्वना नहीं था। हालांकि वह बहुत छोटा था, लेकिन उसने जाने का बहुत अफसोस करने का दिखावा किया। लड़के के लिए आंखों में आंसू लाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। भूख और हाल की बुरी स्थिति आंसू लाने में बहुत मददगार होते हैं, और ओलिवर ने बहुत स्वाभाविक रूप से रोया। मिसेज मैन ने उसे 1000 बार गले लगाया और उसे वह चीज भी दी जिसकी उसे बहुत जरूरत थी, एक टुकड़ा ब्रेड और मक्खन, ताकि वह वर्कहाउस में बहुत भूखा न लगे। ब्रेड का टुकड़ा हाथ में और सिर पर छोटे भूरे कपड़े की पेरिश केप के साथ ओलिवर को मिस्टर बम्बल ने उस दयनीय घर से बाहर ले जाया जहां उसके बचपन के अंधकार को कभी कोई दया या प्यार की झलक नहीं मिली थी। और फिर भी जैसे ही कुटिया का गेट बंद हुआ, उसने बचपने के गहरे दुख में रोना शुरू कर दिया। यद्यपि वह उन छोटे साथियों को छोड़ रहा था जो उसकी दुख भरी स्थिति में उसके साथ थे, वे ही उसके मित्र थे, और एक बड़ी दुनिया में अकेलेपन की भावना पहली बार बच्चे के दिल में बैठ गई। मिस्टर बम्बल लंबी लंबी कदमों से चल रहे थे। छोटा ओलिवर उनके सोने की फीता वाली मोजे को मजबूती से पकड़े हुए उनके साथ साथ चल रहा था, हर एक चौथाई मील के अंत में पूछते हुए कि क्या वे लगभग वहां पहुंच गए हैं। इन सवालों के जवाब में मिस्टर बम्बल ने बहुत संक्षिप्त और चिड़चिड़े उत्तर दिए, क्योंकि जिन और पानी से जो अस्थायी सौम्यता कुछ दिलों में जागृत होती है, वह अब खत्म हो चुकी थी,
और वह फिर से एक बीडल बन गए थे। ओलिवर को वर्कहाउस की दीवारों के भीतर 1/4 घंटे भी नहीं हुआ था और उसने एक और ब्रेड के टुकड़े को खत्म भी नहीं किया था जब मिस्टर बम्बल, जिन्होंने उसे एक वृद्ध महिला की देखरेख में सौंपा था, लौटे और उसे बताया कि यह बोर्ड की बैठक की रात है और बोर्ड ने कहा है कि उसे तुरंत उसके सामने पेश होना है। जिंदा बोर्ड क्या होता है, इसका बहुत स्पष्ट विचार न होने के कारण ओलिवर इस खबर से थोड़ा चकित था और यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। हालांकि उसके पास सोचने का समय नहीं था क्योंकि मिस्टर बम्बल ने उसे उसकी छड़ी से सिर पर एक थप्पड़ मारा, उसे जगाने के लिए, और पीठ पर एक और थप्पड़ मारा, उसे जीवंत बनाने के लिए, और उसे अनुसरण करने का निर्देश देते हुए उसे एक बड़े सफेद पेंट किए हुए कमरे में ले गए जहां 8 या 10 मोटे सज्जन एक मेज के चारों ओर बैठे थे। मेज के ऊपर बाकी से थोड़ी ऊंची आर्मचेयर पर बैठा था एक विशेष रूप से मोटा सज्जन जिसकी चेहरा बहुत गोल और लाल था। बोर्ड को नमस्ते करो, बम्बल ने कहा। ओलिवर ने अपनी आंखों में बची हुई 2-3 बूंदें पोंछी और बोर्ड के सिवा केवल मेज देखी और सौभाग्यवश उसे वही नमस्ते किया। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के उच्च चेयर पर बैठे सज्जन ने पूछा। ओलिवर इतने सारे सज्जनों को देखकर डर गया जिससे वह कांपने लगा और बीडल ने उसे पीठ पर एक और थप्पड़ मारा जिससे वह रो पड़ा। इन दोनों कारणों से उसने बहुत धीमी और हिचकिचाती आवाज में जवाब दिया, जिस पर सफेद वेस्टकोट वाले सज्जन ने कहा कि वह मूर्ख है। यह एक शानदार तरीका था उसकी आत्मसमझ बढ़ाने का और उसे पूरी तरह से सहज बनाने का। लड़के उच्च चेयर पर बैठे सज्जन ने कहा, मुझे सुनो। तुम्हें पता है कि तुम अनाथ हो, है ना? वह क्या है सर? गरीब ओलिवर ने पूछा। लड़का मूर्ख है, मुझे लगा था, सफेद वेस्टकोट वाले सज्जन ने कहा। चुप रहो, पहले बोलने वाले सज्जन ने कहा। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कोई पिता या माता नहीं है और तुम्हें परिश से पाला गया है ना? हाँ सर, ओलिवर ने बिटरली रोते हुए जवाब दिया। तुम क्यों रो रहे हो? सफेद वेस्टकोट वाले सज्जन ने पूछा। और यह वास्तव में अजीब था। लड़का क्यों रो रहा था? मुझे उम्मीद है कि तुम हर रात अपनी प्रार्थना करते हो, एक अन्य सज्जन ने कठोर आवाज में कहा, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो जो तुम्हें खाना देते हैं और तुम्हारी देखभाल करते हैं, जैसे एक ईसाई। हाँ सर, लड़के ने हकलाते हुए जवाब दिया। आखिरी सज्जन जो बोले वह अनजाने में सही थे। यह एक अच्छा ईसाई होने जैसा होता अगर ओलिवर उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जो उसे खाना देते और उसकी देखभाल करते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि किसी ने उसे सिखाया नहीं था। ठीक है, तुम यहाँ शिक्षा प्राप्त करने और एक उपयोगी पेशा सीखने आए हो, लाल चेहरे वाले सज्जन ने उच्च चेयर पर बैठकर कहा। तो तुम कल सुबह 6 बजे से ओकुम चटने का काम शुरू करोगे? सफेद वेस्टकोट वाले सज्जन ने जोरों से कहा। इन दोनों आशीर्वादों के संयोजन के लिए ओलिवर ने बीडल के निर्देश पर झुककर नमस्ते किया और फिर उसे एक बड़े वार्ड में ले जाया गया जहां एक कठोर बिस्तर पर उसने अपने आंसू के साथ सोने की कोशिश की। इंग्लैंड के दयालु कानूनों का यह एक नया उदाहरण था। वे दरिद्रों को सोने देते हैं। गरीब ओलिवर, जब वह अपने चारों ओर की सभी चीजों से बेखबर सो रहा था तो उसे शायद यह नहीं पता था कि उसी दिन बोर्ड ने एक ऐसा निर्णय लिया था जो उसके भविष्य की किस्मत पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया और यह निर्णय था। बोर्ड के सदस्य बहुत ही बुद्धिमान, गहरे और दार्शनिक लोग थे और जब उन्होंने कार्यशाला पर ध्यान केंद्रित किया तो उन्होंने तुरंत पता लगा लिया, जो आम लोग कभी नहीं समझ पाते, गरीब लोग इसे पसंद करते थे।
यह गरीब वर्ग के लिए एक सार्वजनिक मनोरंजन स्थल था, एक तवर्ण जहां कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता था। पूरे साल भर नाश्ता, दोपहर का भोजन, चाय और रात का खाना मुफ्त था। एक ईंट और मोर्टार का स्वर्ग जहां केवल खेल ही खेल था और कोई काम नहीं। ओहो, बोर्ड ने कहा बहुत समझदारी से, हम इसको ठीक कर देंगे, हम इसे जल्द ही बंद कर देंगे। तो उन्होंने नियम बनाया कि सभी गरीब लोगों को विकल्प देना होगा, क्योंकि वे किसी को मजबूर नहीं करेंगे कि वे धीरे धीरे घर में भूखे रह सकते हैं या जल्दी बाहर। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने पानी की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया और एक अनाज कारखाने से ओटमील की छोटी छोटी मात्राएं नियमित रूप से मंगवाईं। और दिन में 3 बार पतली खिचड़ी, सप्ताह में 2 बार एक प्याज और रविवार को आधा रोल देने का आदेश जारी किया। उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में कई और समझदार और मानवतावादी नियम बनाए, जिनका दोहराना आवश्यक नहीं है। गरीब विवाहित लोगों को डिवोर्स देने की कृपा की, डॉक्टर्स कॉमन्स में मुकदमे के बड़े खर्च के कारण, और एक आदमी को अपने परिवार को समर्थन देने के बजाय, जैसे उन्होंने पहले किया था, उसके परिवार को उससे हटा दिया और उसे एक अविवाहित बना दिया। यह नहीं कहा जा सकता कि इन अंतिम 2 मामलों में कितने लोग सहायता के लिए आवेदन कर सकते थे अगर यह कार्यशाला से जुड़ा नहीं होता, लेकिन बोर्ड दूरदर्शी लोग थे और उन्होंने इस समस्या के लिए प्रावधान किया था। राहत कार्यशाला और खिचड़ी से अटूट थी और इससे लोगों को डर लगता था। ओलिवर ट्विस्ट को हटाए जाने के पहले 6 महीनों में यह प्रणाली पूरी तरह से चालू थी। शुरू में यह काफी महंगा था, क्योंकि मुर्दा दफनाने वाले के बिल में बढ़ोतरी और सभी गरीबों के कपड़े लेने की आवश्यकता थी, जो 1 या 2 हफ्ते की खिचड़ी के बाद ढीले होकर लटक रहे थे। लेकिन कार्यशाला के निवासियों की संख्या भी गरीबों की तरह पतली हो गई और बोर्ड आनंदित था। जिस कमरे में लड़कों को भोजन दिया जाता था, वह एक बड़ा पत्थर का हॉल था, जिसमें एक अंत में एक तांबे का बर्तन था, जिसमें से मास्टर एक एप्रन पहनकर और 1 या 2 महिलाओं की सहायता से भोजन के समय खिचड़ी निकालता था। इस त्योहारी भोजन की प्रत्येक लड़के को 1 कटोरा मिलता था और ज्यादा नहीं, सिवाय विशेष सार्वजनिक खुशी के अवसरों पर, जब उसे 2 औंस और 1/4 ब्रेड भी मिलता था। कटोरे कभी भी धोने की जरूरत नहीं होती थी। लड़के अपनी चम्मचों से उन्हें चमकाते थे जब तक वे फिर से चमकने लगते थे, और जब उन्होंने यह काम पूरा कर लिया, जो बहुत देर नहीं लगता था, चम्मच कटोरों के आकार के लगभग होते थे, तो वे तांबे के बर्तन को ऐसे टकटकी लगाए देखते थे जैसे वे उसके बने हुए ईंटों को ही निगल सकते थे, और इस बीच वे अपनी उंगलियों को बहुत मेहनत से चूसते रहते थे ताकि कोई बचे हुए खिचड़ी के छींटे भी पकड़ सकें जो वहां गिर गए हों। लड़कों की भूख आमतौर पर बहुत होती है। ओलिवर ट्विस्ट और उसके साथी 3 महीने तक धीरे धीरे भूख की यातना सहते रहे। अंत में वे इतनी बेताबी और भयानक भूख से पीड़ित हो गए कि एक लड़के, जो अपनी उम्र के लिए लंबा था और जिसे ऐसी स्थिति की आदत नहीं थी क्योंकि उसके पिता ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाया था, ने अपने साथियों को गहरे में संकेत दिया कि अगर उसे हर दिन 1 और कटोरा खिचड़ी नहीं मिला तो उसे डर था कि वह किसी रात अपने पास सो रहे लड़के को खा सकता है, जो एक कमजोर और छोटी उम्र का लड़का था। उसके आंखों में एक जंगली, भूखी नजर थी और उन्होंने उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास कर लिया। एक काउंसिल बुलाई गई और लौट डाले गए कि कौन उस शाम रात के खाने के बाद मास्टर के पास जाकर और मांगने के लिए जाएगा, और यह ओलिवर ट्विस्ट पर आया। शाम आ गई, लड़के अपनी जगह पर बैठ गए। मास्टर अपने कुक की ड्रेस में तांबे के बर्तन के पास खड़ा हो गया। उसके गरीब सहायकों ने उसके पीछे खड़ा किया। खिचड़ी सर्व की गई और कम मात्रा पर एक लंबा प्रार्थना हुआ। खिचड़ी खत्म हो गई, लड़के एक दूसरे से फुसफुसाते और ओलिवर को इशारा करते थे, जबकि उसके बगल के लोग उसे धक्का देते थे।
बच्चा होने के बावजूद वह भूख से निराश था और कष्ट से बेपरवाह था। वह टेबल से उठ गया और मास्टर के पास जाकर कटोरा और चम्मच हाथ में लिए कहा, अपने ही साहस पर कुछ चिंतित होकर, कृपया सर, मुझे और चाहिए। मास्टर एक मोटे स्वस्थ आदमी थे, लेकिन वह बहुत पीला पड़ गया। उसने कुछ सेकंड के लिए छोटे विद्रोही को चकित आश्चर्य से देखा और फिर तांबे के बर्तन के सहारे लटक गया। सहायक आश्चर्य से हतप्रभ थे, लड़के डर से कांप रहे थे। क्या? अंत में मास्टर ने फीकी आवाज में कहा। कृपया सर, ओलिवर ने उत्तर दिया, मुझे और चाहिए। मास्टर ने ओलिवर के सिर पर एक बड़ा थप्पड़ मारा, उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और जोर से बेडल के लिए चिल्लाया। बोर्ड एक गंभीर बैठक में था जब श्री बम्बल बहुत उत्तेजित होकर कमरे में घुस गए और ऊंची कुर्सी पर बैठे सज्जन से कहा, श्री लिम्पकिंस, कृपया मुझे माफ कर दें। ओलिवर ट्विस्ट ने और मांगा है। सभी ने चौंक कर देखा। हर चेहरे पर आतंक था। और श्री लिम्पकिंस ने कहा, शांत हो जाइए बम्बल और मुझे स्पष्ट उत्तर दीजिए। क्या मैं समझूं कि उसने भोजन के लिए निर्धारित खिचड़ी खाने के बाद और मांगा? हाँ सर, बम्बल ने उत्तर दिया। वह लड़का फांसी पर चढ़ेगा, ने सफेद कोट वाले सज्जन ने कहा। मुझे पता है कि वह लड़का फांसी पर चढ़ेगा। कोई भी भविष्यवक्ता सज्जन की राय का विरोध नहीं किया। एक जीवंत चर्चा हुई। ओलिवर को तुरंत बंदी बनाने का आदेश दिया गया और अगले दिन सुबह एक बिल गेट के बाहर चिपकाया गया, जिसमें किसी को 5 पाउंड का इनाम दिया गया, जो ओलिवर ट्विस्ट को कार्यशाला से ले जाएगा। दूसरे शब्दों में 5 पाउंड और ओलिवर ट्विस्ट को किसी भी आदमी या महिला को पेशे, व्यापार या पेशेवर के लिए प्रशिक्षु के रूप में ऑफर किया गया। मैं अपने जीवन में कभी किसी चीज के बारे में इतना यकीन नहीं किया, सफेद बनियान पहने सज्जन ने कहा, जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और अगले दिन बिल पढ़ा। मैं अपने जीवन में कभी किसी चीज के बारे में इतना यकीन नहीं किया जितना कि मुझे यकीन है कि वह लड़का फांसी पर चढ़ेगा। मैं जो दिखाने जा रहा हूं उसमें सफेद बनियान पहने सज्जन सही थे या नहीं, यह जानने के लिए मैं शायद इस कहानी की दिलचस्पी को बिगाड़ दूंगा, यदि इसमें कोई दिलचस्पी हो। इसलिए अगर मैं अभी यह संकेत दूं कि ओलिवर ट्विस्ट की जिंदगी का अंत इस तरह से हुआ या नहीं, तो यह बेहतर होगा।